कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंपटीशन पॉइंट 9456। दोस्तों, हम अपना ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक सूचना दें। जो हम अपना पहला यूट्यूब चैनल चला रहे थे वो किसी कारणवश जो है बंद कर दिया गया है। और अब हमने ये नया यूट्यूब चैनल जो है अभी बनाया है। और हम चाहते हैं कि आप इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हम आपकी सेवा में लगे रहें। और मेरा कहने का मतलब ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोशिश करेंगे कि अब आपको डाटा इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और ये मेरा इसमें पहला वीडियो है जो हमने अपना अभी आधुनिक भारत को या आधुनिक इतिहास को, आधुनिक भारत का ये इतिहास है, हम उसको शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आपके यूट्यूब चैनल का नाम जो देखिए आपका डिस्प्ले पर है कि MS कंपटीशन पॉइंट। ठीक है, 9456 सब्सक्राइब नाउ। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों को अपने सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब जो हम शुरू कर रहे हैं, हमारा जो आज का पहला वीडियो वो है ब्रिटिश काल की प्रशासनिक एवं आर्थिक नीतियाँ। ब्रिटिश काल की प्रशासनिक और आर्थिक नीतियाँ। तो ब्रिटिश काल का जब आगमन हुआ था तो उसमें प्रशासनिक और आर्थिक नीतियाँ क्या थीं, उन पर नज़र रखते हुए हम थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर कि ब्रिटिश काल और उसकी प्रशासनिक एवं आर्थिक नीतियाँ। ठीक है, मैं आपको जो है वो PPT के माध्यम से क्यों पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि PPT के माध्यम से क्वेश्चन करने में जो है आपको की पॉइंट का पता चल जाता है। और हर एक पॉइंट जो आपको बहुत ज़रूरी है वनडे एग्ज़ाम और जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं माध्यम है मेरा जो PPT पढ़ाने का। ठीक है, चलिए देखते हैं शुरू हम कहाँ से करते हैं। देखिए, शुरू हमारा ये है कि हम शुरू करते हैं कि भारत के विस्तृत क्षेत्र को अधिकृत करने के पश्चात इस पर नियंत्रण रखने और शासन का संचालन करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समय समय पर प्रशासनिक नीतियों का निर्माण और इसमें बदलाव की प्रक्रिया अपनानी पड़ी। ठीक है, देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि भारत के विस्तृत क्षेत्र में अधिकृत करने के पश्चात नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी को समय समय पर प्रशासनिक नीतियों का निर्माण और इसमें बदलाव करने की प्रक्रिया अपनानी पड़ी थी। और देखिए ये प्रक्रिया कब से कब तक रही, 1757 से लेकर 1857 की ईस्वी की लंबी अवधि के दौरान कंपनी की प्रशासनिक नीतियाँ प्राय बदलती रहीं, किंतु लक्ष्य सदैव एक तथा अर्थात कंपनी के लाभ में वृद्धि तथा भारत में ब्रिटिश पकड़ को मजबूत करना आदि रहा। मतलब ये है कि 1757 से लेकर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रशासन किया था, उनका एक ही लक्ष्य था कि कंपनी को लाभ पहुंचाना और भारत पर ब्रिटिश पकड़ मजबूत बनाना। ये इसमें इनका लक्ष्य था। चलिए देखते हैं आगे। अब इसमें हम देखते हैं पहली नीति क्या है, ब्रिटिश काल की प्रशासनिक नीतियाँ। इनमें क्या होता है, अब भारत की प्रशासनिक नीतियाँ इन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निर्धारित की जाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल पर अधिकार कर लेने के पश्चात 1765 से 72 तक द्वैत शासन की व्यवस्था लागू की गई थी और 1772 में द्वैत शासन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का शासन अपने हाथों में लेकर अधिकारियों की नियुक्ति की थी। मतलब ये कि जब प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, उनके बाद में आपकी जो कहते हैं इलाहाबाद संधि हुई दो, और उसके तत्पश्चात जो है वो आपके आपके जो कहते कर्नाटक युद्ध हुए, उसके बाद की ये कहानी आपको जो पढ़ने को मिल रही है वो ये है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। ब्रिटिश काल के प्रमुख अधिनियम कौन कौन से थे। अब देखिए कि हमारा जो शुरू होता है वो ज़्यादातर आधुनिक इतिहास की जो प्रक्रिया वो यहाँ से शुरू होती है कि जो हमने ब्रिटिश काल के प्रमुख अधिनियम हमें यहाँ को मिलेंगे। तो देखिए ब्रिटिश काल के प्रमुख अधिनियमों का वर्णन निम्न है। तो पहला जो हमारा अधिनियम है वो हमारा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो 1773 का रेगुलेट एक्ट कंपनी की गतिविधियों से संबंधित ये पहला संसदीय कानून था। तो पहली बात तो ये आ जाएगा आपका की पॉइंट, जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि पहला जो आपका पहला संसदीय कानून जो था वो कौन सा था। तो आपको बताना है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस कानून के कारण कंपनी को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के गठन में परिवर्तन हुआ और तथा उसकी गतिविधियां ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई। किसके? ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई। नेक्स्ट में अगर देखें इसका दूसरा फैक्ट क्या है, कि इसका दूसरा फैक्ट है इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के निर्देशकों को यह निर्देश दिया गया कि वे सैनिक तथा राजस्व, यानी किसका? सैनिक तथा राजस्व संबंधी सभी कागजात ब्रिटिश सरकार के समक्ष
ब्रिटिश सरकार के समक्ष समय समय पर प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को अब कंपनी के अधीन सभी भारतीय क्षेत्रों का गवर्नर जनरल, यानी कि क्या, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या करा गया, बंगाल के गवर्नर को कंपनी के अधीन सभी भारतीय क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा बम्बई और मद्रास के अधीन आ गया। इस एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 सदस्यों की एक परिषद का गठन किया गया, काउंसिल का गठन किया गया। और आगे अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि न्याय व्यवस्था के लिए एक एक्ट के अंतर्गत, इन न्याय व्यवस्था के एक एक्ट के अंतर्गत जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था और इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है ये, मुख्य न्यायाधीश जो इसके बने तथा मुख्य न्यायाधीश जो बने वो कौन करे, सर इलीजा इम्फे, यानी कि पहले जो मुख्य न्यायाधीश बने वो कौन बने, सर इलीजा इम्फे को नियुक्त किया गया। इस एक्ट में यह प्रावधान भी था कि प्रत्येक अफसर इंग्लैंड वापस लौटते समय अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे, यानी कि जो भी अफसर इंग्लैंड जाएगा वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे कि उससे यह संपत्ति कैसे अर्जित की गई। ठीक है। इसके आगे अगर देखें तो इसके बाद में एक संशोधन आया था, एक संशोधन यानी कि संशोधनात्मक अधिनियम जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 कहा गया था। इसको देख लीजिए। देखिए मैंने इसमें कोशिश ये की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टों को, ऐसे फैक्टों को हम यूज़ करें जो डायरेक्ट सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। ज़्यादा फैक्ट हमने इसमें नहीं डाले हैं और ज़्यादा डाटा हमने ना कलेक्ट किया है, तो हमने केवल इतना किया है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट है। क्योंकि ऐसे पढ़ने को तो बहुत कुछ हम पढ़ सकते हैं, बट जो हमारे सीधे एग्जाम में मिला हमें वो पढ़ना है। देखिए इस एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट, अब पहली हमारी बात यह है कि रेगुलेटिंग एक्ट का नाम रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पड़ा। जब शासन को नियंत्रित करने के लिए, यानी ब्रिटिश शासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने, जो इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार थी, उसने इंडिया में एक अधिनियम बना के भेजा जिससे कि वह कंपनी के शासन को रेगुलेट कर सके, कंपनी के शासन को क्या कर सके, रेगुलेट। जैसा हमारा पंखे में रेगुलेटर होता है जो पंखे की गति को नियंत्रित करता है, इसी तरीके से उसी शब्द से बना है रेगुलेटिंग। ठीक है। तो इसको दूर करने के लिए अब इस पे आ जाते हैं इस फैक्ट पर। इस एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कमियों को दूर करने के लिए, यानी कि ये क्या था, संशोधनात्मक अधिनियम यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तो ये जो आया है वो क्यों आया है, इस एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। और इसके अनुसार कंपनी के पदाधिकारियों द्वारा अपने शासकीय रूप में किए गए कार्यों को उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया, यानी कि शासकीय रूप से किए गए कार्यों को उच्च न्यायालय के अधिकार से बाहर रखा गया। और इसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट किया गया कि कौन किस अधिकार में कौन कौन है, और कलकत्ता के सभी निवासियों को इसके अंतर्गत लाया गया। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है वो है पिट्स। तो इस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे वो विलियम पिट्स थे, जो सबसे युवा थे अभी तक के। उन्हीं के नाम पर इस कानून का नाम रखा गया था, विलियम पिट्स के नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट, यानी कि विलियम पिट्स के द्वारा बनाया गया कानून और जो भारत में जारी किया गया, तो इसका नाम पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कुछ बच्चों को इसके नाम के बारे में पता नहीं होता, रेगुलेटेड नाम के बारे में पता नहीं होता कि ये नाम क्यों पड़े हैं, इनका नाम क्या है, ऐसा क्यों किया गया है। तो इनको मैं दूर करते करते जो छोटी छोटी कमियां हैं आप उनको नोट डाउन करते चलेंगे, जो आपने अभी तक किसी भी किताब से अगर पढ़ा होगा और वो कमियां हैं आपकी, तो उनको आप दूर करते चलेंगे। मैं यहाँ पर आपको सब शब्दों का अर्थ जो है निश्चित तौर से बताने की कोशिश करूँगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट के 200 तथा ब्रिटिश राजनीति के उतार चढ़ाव के कारण 1784 में एक और कानून बनाना पड़ा जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। यानी कि रेगुलेटिंग के 200 को ब्रिटिश राजनीति के, एक तो राजनीतिक रेगुलेटिंग एक्ट के जो दोस्त थे, कमियां थी उनको, और ब्रिटिश राजनीति जो ब्रिटिश सरकार की राजनीति उसके उतार चढ़ाव के कारण 1784 में एक और कानून बनाना पड़ा जिसे हम क्या नाम करा गया, पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। इस एक्ट के अंतर्गत भारतीय मामलों की देखरेख के लिए 6 कमिश्नर नियुक्त किए गए और इसी को बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। इसमें 2 कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के सैनिक, असैनिक, राजस्व संबंधी मामलों पर पूर्ण नियंत्रण रख सकती थी, किंतु व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार बना रहा था। वह अपने अधिकारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी अपनी इच्छा से कर सकती थी। मतलब देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इस एक्ट के अंतर्गत जो था वह अपने अधिकारियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी अपनी इच्छा से कर सकती थी और कंपनी पर एक अधिकार बना रहा। ठीक है। इस कानून ने भारत के शासन को गवर्नर जनरल तथा 3 सदस्य वाली एक काउंसिल के हाथ में दे दिया। यानी कि पहले किसके, भारत शासन को जो है किसके हाथ दे दिया, भारत के शासन को
गवर्नर जनरल और 3 सदस्यों वाली एक काउंसिल के हाथ में। एक सदस्य का भी समर्थन जनरल को प्राप्त हो तो वह काउंसिल से अपनी बात मनवा सकता था। यानी कि 3 सदस्य होते थे, 3 सदस्य वाली, यानी कि एक तो गवर्नर हो गया और 3 सदस्य वाली काउंसिल, तो जिसमें से एक भी सदस्य अगर गवर्नर जनरल के समर्थन में था तो वह अपनी काउंसिल से बात मनवा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। इस कानून ने मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को युद्ध कूटनीति और राजस्व के मामलों में बंगाल के अधीन कर दिया। किसके अधीन कर दिया? बंगाल के अधीन कर दिया। 1784 के एक्ट में प्रस्तुत किए गए सिद्धांत भारत में ब्रिटिश शासन के अधीन बने, यानी किसके? भारत के ब्रिटिश प्रशासन के अधीन बने। इस समय पर गवर्नर जनरल भारत का वास्तविक शासक बना। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये बहुत मोस्ट हो सकता है कि किस एक्ट के चलते हुए भारत का वास्तविक शासक जो है वो गवर्नर जनरल बना। तो अगर हम आगे देखें, गवर्नर जनरल को अब सेना, पुलिस, सरकारी नौकरों तथा न्यायपालिकाओं के माध्यम से शासन चलाना था। इसके ऊपर अब केवल ब्रिटिश संसद का ही नियंत्रण होता था। केवल किसका नियंत्रण होता था? ब्रिटिश संसद का। अब नेक्स्ट में है, ब्रिटिश इंडिया एक्ट ने वह सामान्य ढांचा तो निर्धारित कर दिया था जिसमें भारत सरकार 1857 तक चलाई गई, किंतु बाद में कानूनों में ऐसे अनेक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति किए गए जिससे कंपनी की शक्तियाँ एवं विशेष अधिकार में कमी आई। तो 1776 ईस्वी में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह भारतीय साम्राज्य की शांति, सुरक्षा और उसके हितों को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण प्रश्नों का पर अपनी काउंसिल की राय ठुकरा सके। नेक्स्ट में है कि कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक नियमित पुलिस दल का संगठन शुरू हुआ और कॉर्नवालिस के काल में इसे सुसंगठित रूप दिया गया। 1791 में कोलकाता के लिए एक पुलिस सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति की गई। तो ये तो अभी तक जितनी बातें थी वो हमारी किससे है? 1784 से। अब जो हमारा अधिनियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है जिसका नाम है 1776 का अधिनियम। ये इतनी मोस्ट है क्योंकि इस टाइम में गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? कॉर्नवालिस। इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस अधिनियम का उद्देश्य था लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल पद पर प्रदान करना था। इस अधिनियम द्वारा मुख्य सेनापति की शक्तियाँ भी गवर्नर जनरल को प्रदान की गई और विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा लागू करने का अधिकार भी दिया गया। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको इन अधिनियमों की बात मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे माध्यम से आपको यहाँ से बिल्कुल सरल भाषा से पता चलेगा, क्योंकि कुछ टेक्निकल भाषाओं के चलते हम कभी भी तैयारी अपने ठीक ढंग से नहीं कर पाते और हम इन्हीं अधिनियमों में और एक्ट वगैरह में फंस कर रह जाते हैं। तो इस 1786 में क्या किया गया, जब कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल की शर्त गई तो गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने एक शर्त रखी कि सेनापति की शक्तियाँ जो हैं वो मुझे मिलेंगी, यानी कि गवर्नर जनरल को दी जाएंगी, और विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार भी मुझको प्रदान किया जाएगा ना गवर्नर को। तो ये ब्रिटिश सरकार ने मांगने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई और जिसके चलते फिर बाद में 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को यहाँ का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके आगे जो नेक्स्ट एक्ट है वो क्या है? आपका चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट होता है वो एक लिखित अधिवेशन होता है। क्या होता है? लिखित, जो हम बहुत व्यक्तियों के द्वारा एक लिखित दस्तावेज दिया था उसे हम कहते हैं चार्टर एक्ट 1773। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? 20 वर्षों के लिए। इस अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा निर्णयों को रद्द करने की आधिकारिकता का विस्तार भविष्य के लिए किया गया, कि गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा निर्णयों को रद्द करने की आधिकारिकता का विस्तार जो भविष्य के लिए निर्धारित किया गया। ये 2 बात इसमें याद रखनी है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है 1813 का। 1813 में आपको जो याद रखना है वो क्या है, देख ले इसके बारे में थोड़ा सा। इस एक्ट के द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार एक अधिकार समाप्त कर दिया, किंतु चाय और चीन के साथ व्यापार एक अधिकार बना रख दिया। देखो ये वाली बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब क्या कि हमारा जो यूरोप के जो व्यापारी थे उनके लिए एक अधिकार खोल दिया गया कि अब जो है यूरोप का कोई व्यक्ति कराएगा भारत में तो व्यापार कर सकता है, किंतु चाय का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी और किस देश के साथ करेगी? और चीन के साथ भी। तो ये केवल 2 बातें पर एक अधिकार था और उसके लिए सभी अधिकार जो थे वहाँ के यूरोप के व्यापारियों के लिए उन्होंने खोल दिए थे कि जो भी अगर आएगा तो वो आप मतलब व्यापार कर सकता है। इसके अंतर्गत कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण अधिकार करने का प्रदान किया गया। यानी कि इसके अंतर्गत कंपनी को क्या कहा गया, अगर कंपनी ने ये कंपनी ने अधिकार दिया तो कंपनी को क्या मिला? 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया गया। ये बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं क्या है फैक्ट। आगे है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य
के नियंत्रण की संवैधानिक स्थिति को सर्वप्रथम इस एक्ट में स्पष्ट किया गया था। तो ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आ जाता है स्टेटमेंट के चलते, ठीक है, कि किस एक्ट के अंतर्गत संवैधानिक स्थिति को सर्वप्रथम चार्ट एक्ट में स्पष्ट किया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत भारत में शिक्षा के विकास हेतु वार्षिक खर्च के लिए 1 लाख रुपए दिए गए। यानी भारत में शिक्षा के विकास के लिए कितने रुपए दिए गए? वार्षिक खर्च के लिए 1 लाख रुपए दिए गए। इस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी गई कि आप यहाँ प्रवेश कर सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से। अब अगर हम बात करते हैं चार्टर एक्ट आपका 1833 का 1833, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर केवल राजनीतिक कार्यों को स्वीकृति दी गई। यानी व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया कंपनी का और राजनीतिक कार्यों को स्वीकृति दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ट्रस्ट के रूप में भारत का प्रशासन संचालित किया गया। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है ट्रस्ट के रूप में भारत का प्रशासन संचालित होगा। जैसे पहले एक अधिकार था राजस्व का भी, मगर वो अब क्या कराया गया? देखो 20 साल हो गए पूरे, 13 के बाद में 20 साल। अब जो है करों के ऊपर उनका नियंत्रण नहीं होगा, अब किसके हाथ में होगा? ट्रस्ट के ऊपर होगा। इस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में प्रशासन का केंद्रीकरण तथा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी किस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया? यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्यों को शामिल किया गया तथा पहले विधि सदस्य जो थे वो नियुक्त किए गए थे, वो कौन थे? वो थे मैकाले, लॉर्ड मैकाले पहले विधि सदस्य थे। ये बात पूछ ली जाती है, ठीक है। अब देखते हैं चार्टर एक्ट 1853। तो गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों को और 1 का चुनाव स्थायी प्रांतीय सरकार द्वारा किया जाना था। भारत के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई। इसमें कुल 12 सदस्य थे। इसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधि का सिद्धांत भी निहित था। समझिए, ये बात समझ लीजिए। भारत के एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई, इसमें कुल 12 सदस्य थे। इसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी निहित था। नियुक्तियों के मामले में निर्देशकों का अधिकार समाप्त कर प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति का आरंभ किया गया। तो क्वेश्चन आएगा किस आधार पर जो है वो नियुक्तियाँ की गई फिर बाद में? तो 1853 में जो है प्रतियोगिता यानी कंपटीशन के माध्यम से जो है वो आपका नियुक्तियाँ करनी शुरू कर दी गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं 1858। देखिए अब क्या होता है कि 1857 का विद्रोह हो गया था और 1857 के विद्रोह में जो है मतलब लॉर्ड डलहौजी जो थे उस समय पर गवर्नर जनरल थे, जिनका सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव जो है भारत के किसानों पर, मजदूर वर्ग पर और सैनिक वर्ग पर जो है ज़्यादा देखने को मिला था, जिसके चलते सभी लोग जो थे वो वहाँ पर उससे पीड़ित थे। और इसी के चलते जो है भारत में जो है एक 1857 का विद्रोह हुआ और उसका तत्कालीन कारण जो था वो चरी वाले कारतूस थे, ठीक है, जिसमें मंगल पांडे जी ने अहम भूमिका निभाई थी। और 1857 की क्रांति में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर लोगों ने प्रतिनिधित्व किया था, जैसे कि अगर देखें दिल्ली से जो किया था वो बहादुर शाह जफर ने किया था, और कानपुर से जो नेतृत्व किया था वो नाना साहेब और आपके तात्या टोपे ने किया था, और झांसी से जो किया था वो लक्ष्मीबाई ने किया था। तो ऐसे ही भारत में जो है जगह जगह पर जो है 1857 क्रांति का नेतृत्व किया गया, परंतु उसकी विफलता का कारण कुछ यही था कि हमने एक ही समय पर मतलब भारत में एक ही समय पर 1857 क्रांति का नेतृत्व नहीं किया गया, जिसके कारण जो है स्थानीय शक्ति जो है कमज़ोर हो गई और वहाँ के स्थानीय लोगों ने जो क्रांति के लोग थे उनमें पार्टिसिपेट नहीं किया और उनको सहयोग नहीं किया, समझिए, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश साम्राज्य की जीत हुई और भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी में हार हुई, जिसके चलते परंतु इस बात से एक ब्रिटिश सरकार को एक सीख मिली कि यदि ब्रिटिश सरकार भारत के सभी लोग, ये जितने भी 1857 क्रांति में भाग लिया था, अगर सभी लोग जो थे अगर एक समय पर नियत समय पर अगर ये विद्रोह करते तो शायद उसी समय पर जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो सकता था या ब्रिटिश सरकार का जो शासन था वो समाप्त हो सकता था। इस बात को सोचते हुए ब्रिटिश सरकार ने एक एक्शन लिया कि 1858 के अधिनियम द्वारा, देखिए 1858 के अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके क्राउन की सत्ता को स्थापित किया गया। अब ये क्या है कि भारत का अधिकार जो है वो सीधे महारानी यानी कि जो प्रशासनिक था, ब्रिटेन का प्रशासनिक शासन था, उनके हाथ में चला गया। अब भारत का प्रशासन अब जो है ब्रिटिश क्राउन द्वारा संचालित किया जाने लगा। अब कौन देख रेख कर रहे हैं? ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटेन के महारानी यानी कि ब्रिटेन का ताज जिनके पास था, केवल वही लोग इसका देख रेख करेंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत सचिव का पद सृजित किया गया था। अब क्या है कि उन्होंने वादा किया था कि आप लोगों को जो है भारत सरकार में शामिल किया जाएगा। इसी वजह से देखो इस अधिनियम का नाम किया गया भारत सरकार अधिनियम 1858। ऐसा मान के चलिए एक डोमिनेंट स्टेट की भूमिका हम निभा रहे थे उस टाइम पर,
कि हमको लोगों को शामिल करने का वादा किया गया था, परंतु सरकार में नियंत्रण जो था वो भी अभी ब्रिटेन का ही नियंत्रण था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या था कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को हटाकर अब क्या रख दिया गया, वायसराय कहा जाने लगा, और क्राउन को भारत में सीधे प्रतिनिधित्व होता था। यानी कि अब क्या है भाई, क्राउन का भारत का सीधे, जो वायसराय था वो सीधे किससे बात करता था, वो किससे करता था, क्राउन से। और कहने लगे भारत में सीधा प्रतिनिधि जो है वो क्राउन का, वो कौन है, वो वायसराय है। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें करके ब्रिटिश सरकार ने जो है भारत के लोगों को अपने मुहिम अपने अपने अधीन किया, और अपनी बातों में एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं फुसला लिया। ब्रिटिश सरकार को थोड़ा डर था कि अगर ये फिर एकजुट हुए तो हमारे शासन जो है कभी भी किसी समय भी समाप्त हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने जो है इस तरीके की कुछ योजनाएं इनको दी कि हम ब्रिटिश क्राउन के हाथों में अब शासन करेंगे। अब हम कंपनी को नहीं देंगे, जो कंपनी ने यहाँ पर शासन किया है उसने अच्छे से काम नहीं किया। ठीक है, और यहाँ पर भारत सचिव अब जो है आपका भारत सचिव भी होगा, जिससे आप अपनी सीधी बात कर सकते हो। और गवर्नर जनरल जो पद था वो ब्रिटिश पद था, तो उसको ख़त्म करके वायसराय, अब जो वायसराय यानी कि सराय का जो मालिक होगा वो कौन होगा, वायसराय होगा कहा जाने लगा उसको। और वो सीधा क्राउन का, भारत का सीधा प्रतिनिधित्व जो करेगा वो क्राउन से करेगा बात, कोई भी किसी में बीच में बात नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसका आगे क्या था कि भारतीय शासन अधिनियम बहुत सारी भारतीय परिषद अधिनियम। अब परिषद का मतलब क्या है यहाँ पर, अभी तो भारत शासन था, अभी भारत परिषद क्या है कि जब भारत का जब सचिव इसमें शामिल हो जाएगा तो परिषद भारतीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिषद भारतीय हो जाएगी। इस वजह से इसका नाम पड़ा था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय सरकार को सार्वजनिक ऋण, वित्त, मुद्रा, डाक, तार, धर्म, स्वायत्ताधिकार के संबंध में प्रांतीय सरकार को अधिक अधिकार प्रदान किया गया। तो समझने वाली बात है कि केंद्र सरकार को सार्वजनिक ऋण, वित्त, मुद्रा, डाक, तार, धर्म एवं स्वायत्ताधिकार के संबंध में प्रांतीय सरकार को अधिक अधिकार प्रदान किया गया। यानी किसको, प्रांतीय सरकार को अधिक अधिकार दिया गया, किसके अकॉर्डिंग, केंद्र सरकार के। तो क्वेश्चन आएगा किस अधिनियम के अंतर्गत से केंद्र सरकार को जो है प्रांतीय सरकार को केंद्र सरकार के अतिरिक्त जो है अधिक जो है शक्तियाँ प्रदान की गई, और बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को स्वयं के लिए कानून बनाने तथा उसमें संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम द्वारा कानून में संशोधन के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति अनिवार्य कर दी गई। यानी जो भी कानून बनाएगा वो क्या करेगा, गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना कानून नहीं होगा, उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो ये बहुत अच्छा है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई, और यह भी निश्चित किया गया कि इस परिषद में कम से कम 40% लोग गैर सरकारी हो सकते हैं। यानी कि केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16, और यह भी निश्चित किया गया कि परिषद में कम से कम 40% लोग जो होंगे वो गैर सरकारी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट में क्या गया था, इस अधिनियम के द्वारा विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर विचार प्रकट करने का सार्वजनिक हितों के मामले में 6 दिन के पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अब जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इस अधिनियम को पार्लियामेंट्री सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। देखिए ये किस समय की बात है, ये देखिए 1906 में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, और 1905 में बंगाल विभाजन होने के बाद में बंगाल विभाजन क्या किया था, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों एकजुट होकर काम कर रहे थे, तो बंगाल एक बड़ी प्रेसिडेंसी थी। तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि क्यों ना इनको हम अलग कर दें, तो ये आगे कोई ऐसा विद्रोह करेंगे नहीं जिससे कि हमारी सरकार को खतरा हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने बंगाल के जो है 2 भागों में बांट दिया, जिसमें एक तो करा पूर्वी बंगाल, एक तरह पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल जो था उसमें हिंदू बहुल ज़्यादा थे, और पूर्वी बंगाल में जो थे मुस्लिम बहुल ज़्यादा थे। तो 1905 में उन्होंने बंगाल का विभाजन किया। इस बीच के बाद में ही भारत सरकार ने जो है, भारत सरकार के लोगों ने, जो कांग्रेस चल रही थी, तो उसमें नरम दल गरम दल के कुछ व्यक्ति थे। तो वैसे तो नरम दल गरम दल 1907 में हुआ था, परंतु उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो उग्र मत वाले थे। तो उन्होंने कहा कि आप निम्न वालों से कि आप कुछ करते नहीं हो, केंद्र सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार ने इतना बड़ा फैसला कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया। और जब ब्रिटिश सरकार से पूछा गया कि आपने किस आधार पर जो है बंगाल का विभाजन किया गया, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि यहाँ बहुत बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र था, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रशासन करना उचित नहीं था, हमने इसे 2 भागों में बांट दिया। परंतु इसका पर्पज़ ये था कि एक मुस्लिम और हिंदुओं को अलग करना। अब इस चीज़ को देखकर लोग दुखी हुए, और उन्होंने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया, और उसके बाद में जब उन्होंने देखा स्वदेशी आंदोलन है, तो फिर ब्रिटिश सरकार ने
मुस्लिमों को से कहा कि आप अपनी एक पार्टी बनाइए और आपको हम सपोर्ट करेंगे। तब 1906 में एक मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। और 1906 में जब की गई तो उनको एक आश्वासन दिया गया 1908 में कि आपको पृथक मताधिकार का अधिकार दिया गया, क्योंकि आपके लिए कांग्रेस कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही जिससे कि आपका उत्थान हो सके। क्योंकि जितने भी समारोह हो रहे हैं उद्घाटन वो हिंदुओं के हो रहे हैं, सभाएं हो रही हैं हिंदुओं की हो रही हैं, जितने भी कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे हैं वो भी सब हिंदू ही बन रहे हैं, मुस्लिमों को नहीं बनाया जाए। इस चीज़ का लालच देकर उनको मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी और उन्हें कहा गया कि हम आपके साथ हैं। और 1908 में उन्होंने मत अधिकार दिया गया, परंतु 1909 के इस अधिनियम में पूरी तरीके से सर्विस सोशल कर दिया कि पूरे समाज को बता दिया कि मुस्लिमों को जो है वो पृथक निर्वाचन क्षेत्र करने की स्थापना है। इसके पीछे कुछ कहानी थी और इसी चीज़ से पीड़ित होकर नरम दल और गरम दल का 1907 में सूरत अधिवेशन में उनका विभाजन हुआ था इसी चीज़ को लेकर। तो ये वो उसी समय का जो अधिवेशन है जब 1909 इसे कहा गया था मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले मिंटो जो थे, मार्ले गवर्नर थे और मिंटो जो थे इसमें आपके जो सचिव थे, ठीक है। तो ये एक सचिव की भूमिका और एक गवर्नर की भूमिका निभा रहे थे वायसराय की, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया था मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, आगे देखते हैं। इस अधिनियम का लक्ष्य भारत के लोगों को उत्तरदायी सरकार प्रदान करना नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य विधान परिषदों को परामर्श संस्थाओं के रूप में विकसित करना था। तो समझ गए इस बात को। यहाँ पर क्या कहा गया है, क्या कहा गया, इस अधिनियम का लक्ष्य भारत के लोगों को उत्तरदायी सरकार प्रदान करना नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य विधान परिषदों को परामर्श संस्थाओं के रूप में विकसित करना था। केवल हम परामर्श करने के इस एक्ट के माध्यम से परिषदों के सदस्यों को बजट की विवेचना करने तथा उस पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो है वो है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं मानता हूँ कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका कोई हो नहीं सकता अभी तक के एक्ट में से। समझ गए। तो इसके लिए हम देखते हैं इस अधिनियम में क्या है। यह अधिनियम आपके मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिपोर्ट 1917 पर आधारित है। अब यहाँ पर माउंटेगियो क्या थे और चैम्सफोर्ड को थे। तो यहाँ पर सचिव और एक तरीके से क्या थे, गवर्नर जनरल। तो सचिव और गवर्नर जनरल के नाम पर ये आपका माउंटेगियो चैम्सफोर्ड क्या बना, एक ही शासन का नाम बना। ये 1919 का, इसको हम कह सकते हैं कि एक रिपोर्ट कब आई थी, 1917 में आई थी, इस पर ही बनाया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई, जिससे सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था थी। इस अधिनियम में मताधिकार संपत्ति संबंधी योग्यता पर आधारित था। इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था। तो वो आपका मताधिकार प्रदान जो किया गया था वो किसमें किया गया था, वो किया था 1919 में। इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केंद्रीय स्तर पर द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सदन में राज्य परिषद तथा दूसरे विधानसभा भी कहा गया। दूसरे को, एक को कहा गया राज्य परिषद, दूसरे को कहा गया विधान परिषद, जो द्विसदन थे। ठीक है, अगर इसके बाद देखें तो इसमें क्या था, केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य प्रशासन के विशेष विषयों में केंद्रीय तथा प्रांतीय दो वर्गों में विभक्त किया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रांतीय शासन के क्षेत्र में द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया गया और इस अधिनियम के अनुसार प्रांतीय विषयों को आरक्षित तथा हस्तांतरित नाम से में दो वर्गों में बांटा गया। तो दोस्तों ये जो आपका आप देख रहे हो कि अभी हम पढ़ रहे थे भारत शासन अधिनियम 1919। तो इससे पहले भी कुछ ऐसी घटना घटी हैं कि जिसके बारे में हम बात करते हैं क्या है। अब देखिए क्या होता है कि भारत शासन अधिनियम 1919, तो जब यहाँ पर एक होता है कि 1916 में जो होता है लखनऊ पैक्ट होता है। 1916 में क्या होता है, लखनऊ पैक्ट होता है और नरम दल गरम दल जो है दोनों एक जगह मिल जाते हैं। अब इसी चीज़ को देख कर क्या है, कुछ लोगों ने, ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर जो है ये लोग फिर मिलकर एक कोई ऐसा आंदोलन खड़ा करें। और इसी चीज़ पर जो है उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जो है 1917 में मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है 1917 में आधारित की थी। ठीक है, इसके कहानी और जो है बाद में, जैसे कि 1919 में आप जलियांवाला बाग को बारे में सुनेंगे। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, और 1919 का जो कानून पारित किया था जिसे काला कानून के नाम से जाना गया था, जिसे बिना दलील बिना वकील के कानून के भी माना जाता है। तो ऐसे बहुत सारे आपके इसमें और फैक्ट रहेंगे, परंतु भारत शासन अधिनियम जो है ये एक खास अधिनियम है जिसके अंतर्गत जो है हमारी कुछ अधिकारों के बारे में बताया गया, संपत्ति योग्यता के बारे में बताया गया और महिलाओं को मताधिकारों को प्रदान करने के बारे में बताया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है मेरे हिसाब से कि महिलाओं को मताधिकार प्रदान कौन से एक्ट में किया गया था। और यहाँ पर द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई थी। एक को राज्य परिषद कहा गया था और दूसरे को विधानसभा कहा गया था। तो दोस्तों यदि आपको मेरी द्वारा बताई गई जानकारी
अच्छी लगी हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये हमारे लिए एक मुहिम है कि हमारा जो है पहला यूट्यूब चैनल जो था वो किसी कारणवश बंद हो गया है, और अब हमने ये बिल्कुल कहते हैं ना कि मतलब फर्श से अर्श की ओर हमने शुरू करा है, और ये जीरो से हीरो बनाने का एक हम मुहिम तैयार कर रहे हैं, जिससे कि हम आपको बिल्कुल जीरो से हीरो बना दें। और कोशिश ये रहेगी कि हम ये कंटिन्यू वीडियो जो है कंटिन्यू करें, ठीक है। और ये कोई ऐसा नहीं होता कि आप केवल वीडियो से ही एक बार अगर वीडियो सुनोगे देखोगे तो उससे क्या है कि आपको कुछ नॉलेज बनेगी, और इसी तरीके से एक दो बार जब वीडियो को देखोगे तो इससे ही आपको सारी बातें जो है टच हो जाएंगी। तो अगले सेशन में जो हम बात करेंगे वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के बारे में, और 1919 में जो भी हमारी अभी गतिविधियाँ रही हैं कि क्या क्या चेंजिंग हुए भारत में, संविधान में, प्रशासन में, राजनीतिक में, उनके बारे पर भी हम बात करेंगे। ज़रूरी नहीं कि जो हमारे किताब में या जो हमारी पीपीटी या जो हमारी किताबों के माध्यम से नॉलेज गेन करते हैं, इसके अतिरिक्त भी हम बहुत सारी नॉलेज को गेन करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो क्रैक होता है वो केवल समझदारी से होता है, और उसके साथ साथ इंटेलिजेंस भी लगता है, मगर केवल इंटेलिजेंस से ही एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है, ठीक है। ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें इसको।